हाँ जी, कैसे हो सब सीए फाइनल वालों। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम केस स्टडी नंबर 1 आपकी शुरू करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट केस स्टडी है जो कि आपके सेल्फ बेस्ड एग्जाम सेट नंबर ए कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ में आज हम करने जा रहे हैं। मैंने ये केस स्टडी आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। आपकी बुक का भी पार्ट होगा वॉल्यूम 2 का, बट फिलहाल ये केस स्टडी शेयर भी कर दी गई थी। जिन बच्चों ने किया है अटेम्प्ट अच्छी बात है, नहीं किया तो चलिए अब मेरे साथ देखिएगा। शुरू करते हैं जी केस स्टडी नंबर 1। Mr. Sham was removed from A Limited by the board in which he was serving as a managing director, a whole-time key managerial person. अच्छा, मैनेजिंग डायरेक्टर भी था और होल टाइम की एमपी भी था, with the condition that he will get a compensation for his early vacation of the office. The office of Mr. Sham was vacated on 31st of May 2020, and his original tenure of the appointment with A Limited was up to 31st of December 2022. ओके, तो यानी कि कितने महीने पहले उसे हटा दिया गया है? 24, और फिर आपके हो गई मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 31 मंथ्स पहले हटा दिया गया है, 31 मंथ्स बिफोर। ठीक है। अच्छा, फिर आगे कहता है द रेम्यूनरेशन ड्रॉन बाय मिस्टर श्याम सिंस द डेट ऑफ हिज जॉइनिंग द ऑफिस इज एज अंडर। ओके, 18-19 में इतना रेम्यूनरेशन था, 19-20 में इतना, और 20-21 में इतना। यानी कि इन साहब ने काम किया यहाँ पर 12 मंथ्स, यहाँ पर 12 मंथ्स, और यहाँ पर काम किया आपने 2 मंथ्स। ओके, उसके बाद द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ द ए लिमिटेड एज ऑन 31st of March 2020 इज एज अंडर। पेड अप शेयर कैपिटल, ओके, द शेयर एप्लीकेशन मनी, जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, लॉन्ग टर्म लोन्स, funded interest term loans, working capital loans, mutual fund investment, and miscellaneous expenditure not written off. Okay. Mr. Tushar was appointed as a new managing director of A Limited on 1/8/2020 as a replacement of Mr. Shyam. The company decided to pay remuneration to Mr. Shyam as per section 197(4) of the Companies Act, 197 subsection 4 of the Companies Act. ठीक है। It was also decided to pay him the following additional perks or remuneration for the financial year 2021: DNS allowance, HRA, contribution to annuity fund, reimbursement of the direct taxes, additional remuneration per month 2, sitting fees payable for a board meeting 1, the remuneration for the services to be provided by him in the capacity of the consultant. Also he possesses the requisite qualification. Okay, तो extra मतलब पे हो सकती है for the same as opined by the nomination and remuneration committee. The company is having inadequate net profit. अच्छा जी। Mr. Tushar had attended four board meeting till 31st of March 2021. Okay. One of the member of A Limited, Mr. Jay, wanted to inspect the contract of the service entered into by the A Limited with Mr. Tushar, but Mr. Jay was denied to have such inspection on the ground that the contract from Mr. Tushar was not in writing. Based on the above case scenario, answer the following question. The maximum amount of compensation to which Mr. Sham is entitled for the premature termination of his office. पहला क्वेश्चन ये था जी, the maximum amount of compensation to which Mr. Sham is entitled for the premature termination of his office. सबसे पहले अगर मैं कहूं कि कंपनसेशन का टेन्योर कितना होना चाहिए, मतलब टेन्योर ऑफ कंपनसेशन कितना मिलेगा, मतलब कितने टेन्योर की कंपनसेशन मिलेगी, टेन्योर। तो मैं कह सकता हूं रिमेनिंग टेन्योर कितना था, 31 मंथ्स और 36 मंथ्स, विच एवर इज लोअर, मतलब 31 मंथ्स की कंपनसेशन मिलेगी। फिर मुझे एवरेज ऑफ कितने मंथ लेना पड़ेगा, कितने मंथ उसने काम किया है, 29 मंथ्स, नहीं 29 नहीं, 12 12 24 और 2 26, 26 मंथ्स काम किया उसने। अच्छा, और 36 मंथ्स विच एवर इज लोअर मीन्स 26 मंथ का कंपनसेशन, 26 मंथ का मुझे एवरेज लेना पड़ेगा। 31 मंथ्स की कंपनसेशन दूंगा, 26 मंथ जो उसने काम किया है उसका मैं एवरेज निकालूंगा। अच्छा, एवरेज निकालते हुए मुझे बताना कितनी कितनी रेम्यूनरेशन है उसकी, रेम्यूनरेशन कितनी है, 55 62 13, 55 62 13, लो जी, 55 प्लस 62 प्लस 13, 62 प्लस 13, एवरेज निकालो।
ये 12 मंथ की है, प्लस ये भी 12 मंथ की है, प्लस ये 2 मंथ की है। ठीक है जी, लो जी कैलकुलेशन निकाल लो जरा। $55 प्लस 62 प्लस 13, ये हो गया आपका 130 डिवाइडेड बाय 26, डिवाइडेड बाय 26, तो ये आया आपका 5, ये आपका आज ही 5 आ गया। ठीक है, अब टेन्योर कितना है 31 मंथ, मतलब एवरेज निकाल लिया मैंने 5 निकला। 31 मंथ की कंपनसेशन देनी है, तो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कितना आया, मैं कह सकता हूं 31 मंथ्स इनटू में 5 लाख की कंपनसेशन पर मंथ की है, तो मतलब 155। 155 देखो जी, कहीं 155 का आंसर है 155। लो जी 1.55 करोड़, ये लो जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 भी करते, पहले क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। कहता है जी मैक्सिमम अमाउंट डेट कैन बी पेड टू मिस्टर तुषार एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 फॉर द फाइनेंशियल ईयर। काश उसने ये पूछा होता कि उसकी मैनेजरियल रेम्युनरेशन निकालो, काश उसने मैनेजरियल रेम्युनरेशन पूछी होती। उसने रेम्युनरेशन नहीं पूछी आपसे, उसने रेम्युनरेशन नहीं पूछी, उसने कहा है टोटल अमाउंट पेबल टू हिम निकालो। कंपनी का इनएडिक्वेट नेट प्रॉफिट है, ये तो क्लियर है, इनएडिक्वेट नेट प्रॉफिट है। ओहो, मेरे को पहले इफेक्टिव कैपिटल तो भाई निकालनी पड़ेगी, बिना इफेक्टिव कैपिटल के तो काम हो ही नहीं सकता। इफेक्टिव कैपिटल तो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उसी के बेसिस पर तो मैं निकाल पाऊंगा रेम्युनरेशन पर मंथ कितनी है या पर एनम कितना है। तो चलिए जी पहले इफेक्टिव कैपिटल ही निकालते हैं, फिर और क्या। देखो जी, अगर आप इफेक्टिव कैपिटल की कैलकुलेशन पे आ जाओगे, तो सबसे पहले इफेक्टिव कैपिटल की कैलकुलेशन में क्या क्या लिया जाता है, क्या क्या नहीं, देख लीजिएगा अपने शेड्यूल 2 के अंदर, शेड्यूल 5 के अंदर एंड पार्ट 2। पेड अप शेयर कैपिटल क्या कंसीडर करेंगे इफेक्टिव कैपिटल की कैलकुलेशन में? यस। शेयर कैपिटल नहीं। जनरल रिजर्व यस। रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम यस। लॉन्ग टर्म लोन जी हाँ। उसके बाद फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन, 1 साल से ज्यादा का अगर इंटरेस्ट होता है तो इंटरेस्ट केवल तब कंसीडर किया जाता है जब फंडेड लोन पे हो, तो 100 यस। वर्किंग कैपिटल लोन नहीं। उसके बाद म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट माइनस हो जाएगी। अच्छा, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर माइनस हो जाएंगे। 1500 और 1500, 3 1800 और 4 2200 और 2300 माइनस 400 1900, 19 करोड़ का अमाउंट है क्या कहीं? 19 करोड़, 19 करोड़ ये रहा, लो जी 19 करोड़। तो सेकंड का आंसर क्या है जी आपका? 19 करोड़। ठीक है जी, आगे थर्ड कहता है मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी पेड टू मिस्टर तुषार। अगर मैं कहूं इफेक्टिव कैपिटल 19 करोड़ है, तो 19 करोड़ के इफेक्टिव कैपिटल पर आपका रेम्युनरेशन क्या बनता है? 84 लाख। ठीक है, 84 लाख। तो मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी पेड टू मिस्टर तुषार एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब काश उसने लिखा होता मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्युनरेशन, नहीं, उसने लिखा मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी पेड। अच्छा, सबसे पहली बात मैं कहूं कि पहले तो मुझे बता दो कि मैनेजरियल रेम्युनरेशन क्या होगी यहां पर। देखो जी, मैनेजरियल रेम्युनरेशन का मतलब अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो क्या होता है? मैनेजरियल रेम्युनरेशन का मतलब कुछ ऐसा होता है, सेक्शन नंबर 4 में दे रखा है, शेड्यूल नंबर 5 के, शेड्यूल नंबर 5 सेक्शन नंबर 4 के अंदर मैनेजरियल रेम्युनरेशन का मतलब दे रखा है। लो जी, ये है सेक्शन नंबर 4। अब रेम्युनरेशन, सबसे पहले रेम्युनरेशन क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 68 कहता है कि रेम्युनरेशन मींस एनी मनी और इट्स इक्विवेलेंट गिवन और पास्ड टू एनी पर्सन फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम एंड इंक्लूड्स द पर्क्स। यानी कि जब हम रेम्युनरेशन की बात करते हैं तो रेम्युनरेशन जो भी है उसके अंदर पर्क्स भी आते हैं। तो रेम्युनरेशन की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 78 में दे रखी है। अच्छा, फिर उसके बाद कहता है जी a managerial person shall be eligible for the following perks which shall not be included
in the computation of the ceiling on the remuneration specified in section 2 and 3। यानी कि ये जो अमाउंट है, चाहे वो प्रोविडेंट फंड, एन्युटी फंड वगैरह हो, या ग्रेचुटी हो, या इनकैशमेंट ऑफ लीव हो, ये जो आपका सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में आप रेम्युनरेशन निकाल रहे हो, उसके अंदर उसका पार्ट नहीं माने जाएंगे। यानी कि ये एक्स्ट्रा है, ये शैल नॉट बी इंक्लूडेड, मतलब ये इंक्लूड नहीं की जाएंगे जब हम रेम्युनरेशन दे रहे होंगे ना। तो रेम्युनरेशन जब भी हम दे रहे होंगे, फॉर एग्जांपल 60 लाख पर एनम, 84 लाख पर एनम, तो उसके अलावा दे आर एंटाइटल्ड टू द प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड, इनकैशमेंट, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं जो उनको मिलेंगी। ठीक है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, जब मैं इस एक्ट में रेम्युनरेशन की बात करता हूं, इस पूरे शेड्यूल में जब भी मैं वर्ड रेम्युनरेशन कहूंगा, तो उसका मतलब क्या होगा, एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि रेम्युनरेशन मींस रेम्युनरेशन, यहां देखिएगा, फॉर द पर्पस ऑफ दिस शेड्यूल, मतलब दिस शेड्यूल मतलब शेड्यूल 5 के लिए रेम्युनरेशन का मतलब है रेम्युनरेशन जो सेक्शन 2 क्लॉज 78 है, मतलब जो पर्क्स वगैरह इंक्लूड कर दिया है। और इसमें इंक्लूड होगा रीइंबर्समेंट ऑफ एनी डायरेक्ट टैक्सेस, रीइंबर्समेंट ऑफ एनी डायरेक्ट टैक्सेस, मतलब कोई डायरेक्ट टैक्स का रिफंड वगैरह आ रहा है तो फिर वो भी इसका पार्ट होगा। इसका पार्ट होगा, रेम्युनरेशन का पार्ट होगा, रीइंबर्समेंट ऑफ एनी डायरेक्ट टैक्सेस। ओके, अच्छा, अब मैं वापस आता हूं और अब मुझसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसको टोटल अमाउंट पेबल निकालना है आपने। आइएगा, टोटल अमाउंट पेबल निकालते हैं, मैक्सिमम अमाउंट डेट कैन बी पेड टू मिस्टर तुषार। आओ जी आओ, डेट मैक्सिमम अमाउंट डेट कैन बी पेड टू मिस्टर तुषार। तुषार साहब आपने कब ज्वाइन किया है? मिस्टर तुषार वाज अपॉइंटेड एज अ न्यू एमडी ऑन 1/8/2020, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने हटा दो, 8 महीने के लिए आए हो। तो मैंने कहा जी, बेस्ड ऑन द इफेक्टिव कैपिटल ऑफ 19 करोड़, 19 करोड़ की इफेक्टिव कैपिटल पर अगर मैं 19 करोड़ की इफेक्टिव कैपिटल ले लूं, इफेक्टिव कैपिटल है 19 करोड़, तो रेम्युनरेशन कितनी आती है जी? रेम्युनरेशन आती है 84 लाख, 84 लाख, बट ये तो पूरे साल की है। तो फिर 8 मंथ्स की रेम्युनरेशन कितनी बनी? 8 मंथ्स की 3 दूनी 6, 2 8, 8 24, 28 दूनी 56, 56 लैक्स, 56 लाख बनी। तो ये तो निकली आपकी रेम्युनरेशन। अब इस रेम्युनरेशन में सभी पर्क्स आ गए हैं, सभी, व्हेन आई से सभी पर्क्स आ गए हैं, पर्क्स का मतलब क्या होता है? पर्क्स का मतलब है कि ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये नहीं आया, ये एक्स्ट्रा है, एन्युटी एक्स्ट्रा है। अच्छा, रीइंबर्समेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये क्या है? सोच के देखो जी, ये क्या है? क्या मैं कह सकता हूं कि अभी आपने रेम्युनरेशन जो निकाली है, वो रेम्युनरेशन निकली है 84 लाख के बेसिस पर। अब उसके अंदर अगर मैं रीइंबर्समेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जोड़ देता हूं, तो मैनेजरियल रेम्युनरेशन जो है वो मेरी निकलती है यहां पर। क्या निकलती है? रेम्युनरेशन मेरी यहां पर निकल। अब मेरा बड़ा प्यारा सा सवाल है आपसे, जिसका सवाल का जवाब देना। जब मैं कहता हूं कि ये रेम्युनरेशन निकली है इस शेड्यूल के मुताबिक, तो इस शेड्यूल की जो रेम्युनरेशन है वो है 56 लाख निकली है 8 मंथ्स की। तो वेदर इट वुड बी इंक्लूसिव ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस और नॉट। याद करो जी, एक्सप्लेनेशन क्या थी? एक्सप्लेनेशन कहती है कि जब इस शेड्यूल में मैं रेम्युनरेशन लूंगा तो उसका मतलब होगा सेक्शन 2 क्लॉज 78 की रेम्युनरेशन प्लस रीइंबर्समेंट ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस। तो यानी कि जब इस शेड्यूल में मैं रेम्युनरेशन कहता हूं, ये जो रेम्युनरेशन कह रहा हूं, इसके अंदर सेक्शन 2 क्लॉज 78 प्लस रीइंबर्समेंट ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस दोनों इंक्लूडेड है। ओ, इंक्लूडेड है, तो मतलब इसमें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, नहीं, ये प्रॉपर रेम्युनरेशन है एज पर दिस शेड्यूल। ठीक है, अब हम आके आते हैं इस रेम्युनरेशन के अलावा। अब बता दे भाई तुझे क्या क्या मिलना है। आइएगा, इस रेम्युनरेशन के अलावा मैंने कहा जी ये रेम्युनरेशन कितनी है, कितनी है, कितनी है? 56 लाख। अब इसको मैं यही कर देता हूं, ये है 56 लाख प्लस, इसको इंक्लूड नहीं करूंगा, इसको इंक्लूड नहीं करूंगा, एन्युटी आ गया, एन्युटी आ गया, एन्युटी आ गया, लो जी ये आ गया रुपीज इन लैक्स, हमारा 6 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद रीइंबर्समेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड नहीं करूंगा,
उसके बाद एडिशनल रेम्यूनरेशन पर मंथ, यानी कि 2 पर मंथ है तो 2 into 8 यानी कि हो गया 16। ठीक है। सिटिंग फीस पेबल फॉर अ बोर्ड मीटिंग 1 लाख रुपीस, 4 बोर्ड मीटिंग हुई है तो 1 into 4 4, कितना हो गया 82। लो जी, ये आपका 82 लाख का रेम्यूनरेशन निकलता है। कितने का? 82 लाख का। अब आंसर में हालांकि इसमें गलत होगा, एक 86 दिया होगा मेरे ख्याल से। हाँ, ये जो 86 है ना, इस ऑप्शन को कर देना 82। दिस इज द करेक्ट आंसर, 82 lakhs। ठीक है, तो 4 लाख का समझ आया कॉन्सेप्ट। 4 लाख का बड़ा सीधा सा बात है कि जब भी मैं रेम्यूनरेशन इस सेक्शन में कहता हूं तो एक्सप्लेनेशन कहती है कि इस सेक्शन के रेम्यूनरेशन का मतलब होगा रेम्यूनरेशन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 78 प्लस रीइंबर्समेंट ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस। तो यानी कि ये जो 56 लाख है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों को, तो इनको तो ऐड करने की जरूरत नहीं, इसके अलावा जो सम है उसको ऐड कर देते हैं। तो 82 lakhs आपका अमाउंट बनता है। फिर 4th क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर द रिमूवल ऑफ मिस्टर श्याम विच टाइप ऑफ अ रेजोल्यूशन वाज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड and what was the last date till which Mr. Tushar should have been appointed in case he was not appointed on 1/8/2020? शाम को हटाया जा रहा है। शाम था कौन, जरा वापस आइएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर था प्लस होल टाइम की मैनेजरियल पर्सन था with the condition that he will get compensation for early। ठीक है, श्याम was vacated and his original tenure was इतना था। ठीक है जी, द रेम्यूनरेशन ड्रॉन हो गया और कुछ तुषार अपॉइंट हुआ है रिप्लेसमेंट तुषार। ठीक है ठीक है ठीक है, मिस्टर श्याम। अब आया क्वेश्चन, क्या कहता है? रिमूवल ऑफ मिस्टर श्याम विच टाइप ऑफ द रेजोल्यूशन वाज रिक्वायर्ड। देखा जाए तो क्वेश्चन बड़ा सॉलिड है। कैसे? शाम को आप हटा रहे हो, कहां से हटा रहे हो आप शाम को? भाई मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट से हटा रहे हो। अच्छा, और दूसरी बात, आप होल टाइम केएमपी से भी हटा रहे हो। होल टाइम केएमपी से जब आप हटा रहे हो तो कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए? और जो रिजल्टिंग कैजुअल वैकेंसी है वो कितने टाइम में फिल हो जानी चाहिए? रिजल्टिंग कैजुअल वैकेंसी कितने टाइम में फिल हो जानी चाहिए? 6 मंथ। कहां लिखा है ये? सेक्शन 203 के अंदर। होल टाइम केएमपी को अपॉइंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर को हटाने के लिए तो हमें पता है कि कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए होता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए होता है। ठीक है, वो सेक्शन 169 में हम लोग पढ़ चुके हैं। पर ऐसा कुछ कहीं स्पेसिफिकली सेक्शन 203 में लिखा है। 203 सबसेक्शन 2 में ये बात लिखी है कि जब भी होल टाइम केएमपी को अपॉइंट किया जाता है तो फिर कौन सा बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है, यानी कि बोर्ड के रेजोल्यूशन के द्वारा उसको अपॉइंट किया जाता है। ओके, तो जब बोर्ड अपॉइंट करता है किसी को तो उसको हटाने की पावर भी बोर्ड के पास ही होती है। ये बात कहां लिखी हुई है? जनरल क्लॉज एक्ट में, कि जो अपॉइंट करता है अगर सब कुछ साइलेंट हो तो हटा भी वही सकता है। तो इसका मतलब इसको हटाने की पावर भी बोर्ड के पास होगी। यस, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसे हटा सकते हैं। फॉर द रिमूवल ऑफ मिस्टर श्याम विच टाइप ऑफ रेजोल्यूशन, तो मैं कह सकता हूं बोर्ड रेजोल्यूशन। ये तो 2 जगह आ गए। दूसरी बात, कितने टाइम के अंदर उसका अपॉइंटमेंट हो जाएगा? वो कब छोड़ के गया है? इन केस ही वाज नॉट अपॉइंटेड ऑन 1/8/2020, मतलब वो छोड़ के कब गया था? श्याम 31 मई को। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो हमारी नवंबर की डेट देख लो जी। नवंबर की कहीं डेट आ रही है? ये लो जी, ये आपका आंसर है। बोर्ड रेजोल्यूशन एंड 30 नवंबर 2020। तो ये थी भैया आपकी पहली केस स्टडी। लेवल थोड़ा एवरेज से मैंने ऊपर रखा था, मगर मैं हर तरीके का लेवल आपको प्रोवाइड करता रहूंगा और उम्मीद करता हूं कि कॉन्फिडेंस धीरे धीरे अब बढ़ना शुरू हो जाएगा कि अगर वहां क्वेश्चन आ गए तो उसे कैसे हैंडल करना है। चलिए, गुड विशेस टू यू एंड मिलते हैं अगली केस स्टडी के साथ, क्योंकि रोज एक केस स्टडी अब डिस्कस होगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।